हेलो बच्चों, आज फिर से हम हैं तैयार एक बढ़िया सा टॉपिक लेके इलेक्ट्रिसिटी का। और 10th क्लास के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक बेटा। और बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम जाती है क्योंकि 10th क्लास में हमने मूलतः देखा है कि 4 मेन चैप्टर्स हैं हमारे: लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, ह्यूमन आई एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, जिसमें से सबसे ज़्यादा वेटेज अगर है तो वो इलेक्ट्रिसिटी और लाइट का। तो आज पूरा एक वन शॉट में मैं आपको इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के बारे में बताएंगे। मेन टॉपिक पूरे इसके कवर कर देंगे और 99% और मैं कहूँगा 100% चांस है कि इस पूरे टॉपिक में से आपकी बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेम हो जाएगा और आपको बन भी जाएगा। तो शुरू करते हैं बेटा, जल्दी से फटाफट अपने कॉपी पेन निकाल लो और हो जाओ तैयार जल्दी से देखने के लिए। तो सबसे पहले स्टार्ट हम करते हैं बेटा किससे? इलेक्ट्रिक चार्ज से। मैं कई बार मेरी क्लासेस में पूछता हूँ, इन सब बच्चों से भी पूछता हूँ कि चार्ज आखिरकार होता क्या है। बच्चे क्या करते हैं बेटा? इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ लिया, पोटेंशियल पढ़ लिया, करंट पढ़ लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ ली, सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन सर पता नहीं है क्या कि आखिरकार चार्ज क्या है। बेसिक चीज, ये बेसिक चीज है चैप्टर की, सबसे स्टार्टिंग मेन पॉइंट है जो बच्चे को पता ही नहीं है। उसको आता है सब कुछ, नंबर भी ले आएगा 70 मार्क्स में, 100 मार्क्स का पेपर में अगर देगा तो नंबर भी लेके आएगा 95, 97, लेकिन चार्ज के बारे में बेटा नहीं पता। तो शुरुआत यहीं से करेंगे कि आखिर चार्ज होता क्या है। तो बेटा चार्ज क्या होता है, यहाँ पर बढ़िया सा हमने लिखा है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ ए मैटर दैट कॉजेज इट टू एक्सपीरियंस ए फोर्स व्हेन इट इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। अब ये तो हुई बुक की डेफिनेशन। होता क्या है सर ये तो बताओ। होता यह है कि चार्ज क्या है, चार्ज क्या है? फंडामेंटल प्रॉपर्टी है मैटर की। किसकी प्रॉपर्टी बेटा? मैटर। अब सर नई कहानी आपने ला दी कि मैटर क्या चीज है सर मैटर है सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब सॉलिड में, लिक्विड और गैसेस की वो प्रॉपर्टी, वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी, अगर हम किसी मटेरियल को, किसी चीज को इलेक्ट्रिक फील्ड में या मैग्नेटिक फील्ड में ले जाकर रख देंगे, मान लीजिए ये कोई मटेरियल है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में रखा, तो अगर ये कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, अपने आप के ऊपर क्या एक्सपीरियंस करेगा बेटा? फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो ये क्या है? चार्ज है। सर चार्ज क्या है? सर ये पेन चार्ज है क्या? हाँ बेटा ये पेन चार्ज है। मैं क्या हूं सर? चार्ज हूं। कब? अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में जाऊंगा और अपने आप के ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस करूंगा तो मैं चार्ज बन गया। समझ में आई बात? तो याद रखेंगे सिंपल सी डेफिनेशन यहां पे, इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए फंडामेंटल प्रॉपर्टी। सिंपल सी डेफिनेशन क्या बेटा? इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ ए मैटर ड्यू टू विच इट एक्सपीरियंस सम फोर्स इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। चलिए सर बात खत्म हुई। सर समझ में आ गया चार्ज? सर बहुत बढ़िया। सर चार्ज होते हैं कितने तरह के? चार्ज होते हैं 2 तरह के, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। सर पॉजिटिव चार्ज क्या है और नेगेटिव चार्ज क्या है होता है? सर एक पॉजिटिव चार्ज क्या होता है ये बता दो। अरे भाई पॉजिटिव चार्ज क्या, बचपन में पढ़ा नवी कक्षा में क्या कि एटम कोई नाम की चीज होती है, एटम के अंदर होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर सारा पॉजिटिव चार्ज होता है। तो एक प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज हुआ वो क्या हुआ? पॉजिटिव चार्ज। एक प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज हुआ वो पॉजिटिव। तो प्रोटॉन क्या हुआ बेटा? एक सिंगल प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज हुआ वो क्या हुआ? पॉजिटिव चार्ज हुआ। सर वो तो समझ में आया, नेगेटिव चार्ज बताओ जरा। अरे भाई मेरे, नेगेटिव चार्ज क्या होगा? अब एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज, सिंगल पॉजिटिव चार्ज। एवरी प्रोटॉन क्या है? इज ए सिंगल पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज, एवरी इलेक्ट्रॉन हैज ए सिंगल नेगेटिव चार्ज। सीधी बात क्या याद रखना है? प्रोटॉन इज ए पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन इज ए नेगेटिव चार्ज। समझ में आई बात? सर एक और कहानी मुझे बताओ, सर ये फंडामेंटल चार्ज क्या होता है? फंडामेंटल चार्ज क्या होता है सर? ये नहीं पता, कोई बात नहीं। अरे फंडामेंटल मतलब क्या? जहां से शुरुआत हुई। तो शुरुआत हमने किससे मानी? शुरुआत हमने मानी कहां से? इलेक्ट्रॉन से बेटा। कहां से मानी? इलेक्ट्रिसिटी की शुरुआत कहां से हुई? इलेक्ट्रॉन से। तो एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है उसे ही कहा गया क्या? फंडामेंटल चार्ज। उसे ही क्या कहा गया? फंडामेंटल चार्ज। द चार्ज ऑफ ए वन इलेक्ट्रॉन इज नॉन एज फंडामेंटल चार्ज। इतनी बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। सर चार्ज पढ़ लो, क्योंकि चार्ज नहीं पढ़ोगे तो तुम अनचार्ज हो जाओगे। समझ गए? चार्ज पढ़ना इतना जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बेसिक क्वेश्चन ही आते हैं। सर आगे बढ़ेंगे। सर
देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, बात कर ली हमने, पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। सर दूसरी बात, दो पॉजिटिव चार्ज क्या करते हैं एक दूसरे को, दो पॉजिटिव बनाएंगे सर, तो पॉजिटिव क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। पॉजिटिव क्या करेंगे बेटे, रिपेल करेंगे। सर पॉजिटिव नेगेटिव क्या करेंगे सर ये तो सबको मालूम है यार, अरे ये तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज क्या करते हैं एक दूसरे को, अट्रैक्ट करते हैं सर। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है, और नेगेटिव क्या करेंगे सर, ये भी रिपेल करेंगे सर, ये भी क्या करेंगे, रिपेल, ये भी रिपेल करेंगे। समझ गए बात को? तो अगला आपका क्या है, अपोजिट चार्ज होगा है। अच्छा सर बहुत जरूरी, क्या सर बहुत जरूरी है, चार्ज की यूनिट। क्या है चार्ज की यूनिट? चार्ज की यूनिट क्या है, कूलम। चार्ज को बताने वाले भैया का नाम क्या, दादाजी का नाम क्या, कूलम जी। इसलिए चार्ज की यूनिट क्या होगी बेटा, कूलम। चार्ज की यूनिट क्या होगी, कूलम। याद रखेंगे, यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। चलो क्या क्या बात की, फर्स्ट एक छोटा सा रिकैप देखते हैं जल्दी से। चार्ज के बारे में बात की, चार्ज इज अ बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर ड्यू टू विच इट एक्सपीरियंस सम फोर्स इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। चार्ज दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को नेगेटिव चार्ज कहते हैं, एक प्रोटॉन के चार्ज को पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। इतनी बात समझ में आई? ये कुछ प्रॉपर्टीज थी चार्ज की, स्लाइड आपके पास है, आप लिख लेंगे आराम से, कोई दिक्कत। यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। एक और बात, यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। अब आगे की बात करते हैं सर, बेसिक प्रॉपर्टी क्या होती है चार्ज की। बेसिक की प्रॉपर्टी, जैसे कि हर चीज़ की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होती है, हर व्यक्ति की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होती है, वैसे ही जो चार्ज हमने पढ़ा है उसकी भी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी है। तीन बेसिक प्रॉपर्टी है बेटा, है ना। तो उसको उसके कैरेक्टरिस्टिक कह लो, चाहे उसका नेचर कह लो, या उसकी प्रॉपर्टी कह लो, कुछ भी कह लो। सबसे पहला है एडिटिव नेचर, जो हर किसी में होना चाहिए, आप में भी होना चाहिए, एडिटिव नेचर। एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है बेटा? एडिटिव का मतलब होता है, नाम से समझ में आ रहा है, एडिशन, है ना। तो एडिटिव का नेचर मतलब हम इस तरह से समझेंगे कि अगर एक कोई बॉडी है, मान लीजिए ये एक बॉडी है, और इस बॉडी में बहुत सारे चार्ज हैं, Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है और Q3 चार्ज है। किसी बॉडी में कुछ चार्जेस रखे हुए हैं और आपसे पूछा जाए कि इस बॉडी का पूरा टोटल चार्ज कितना है। मान लीजिए आप सब बच्चे हो, आप अपने आप में क्या हो, चार्ज हो, अपने आप में क्या हो, इलेक्ट्रॉन हो, है ना। तो अगर एक घर में आपके 3 भाई बहन हैं, 3 बच्चे हैं, 1 2 3 है, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, सबको जोड़ दो, कितने हो गए, 3 कूलम का चार्ज हो गया। तो वैसे ही कितना चार्ज था, Q1 था, Q2 था, Q3 था। आपसे पूछा कि इस पूरे सिस्टम के अंदर कितना चार्ज है, इस पूरे सिस्टम को कहा जाएगा सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो इस पूरे सिस्टम के अंदर कितना चार्ज होगा, इस पूरे सिस्टम के अंदर चार्ज होगा बेटा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, और इसे ही कहा जाएगा क्या, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। दूसरा क्या है हमारा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये तो वर्ल्ड फेमस है बेटा, कंजर्वेशन। छोटे से बच्चे को भी नींद में उठा के पूछोगे तो मतलब बता देगा कंजर्वेशन का, है ना। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मतलब क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब होता है चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। चार्ज ना हम बना सकते हैं, चार्ज हम ना खत्म कर सकते हैं, बस चार्ज को हम एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं। कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं सर ऐसे कर सकते हैं, ये है एक बॉडी, इसके ऊपर प्लस चार्ज है, ये दूसरी बॉडी है, इसके ऊपर क्या है, माइनस चार्ज है। अब अगर हमने एक बॉडी को दूसरी बॉडी पर रब कर दिया, इस तरह से रब कर दिया, तो इस बॉडी का चार्ज उधर ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन चार्ज खत्म हुआ क्या, खत्म नहीं हुआ सर। चार्ज क्या हुआ, सिर्फ चार्ज का ट्रांसफर हुआ, इस बॉडी से उस बॉडी में चला गया। अब आप सोचोगे सर इस बॉडी से तो चार्ज खत्म हुआ, सर खत्म इस बॉडी से हुआ है, कम हुआ है, लेकिन इस दोनों सिस्टम में मिला के चार्ज तो उतना ही कांस्टेंट बना हुआ है ना। तो यूनिवर्स का पूरा चार्ज क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की बेटा क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और यहाँ से न्यूमेरिकल भी फ्रेम हो जाता है और बेसिक क्वेश्चन भी यहाँ से फ्रेम होता है। तो क्वांटाइजेशन का मतलब होता है क्या है बेटा, क्वांटाइजेशन का मतलब होता है, हम इस तरह से समझते हैं, ये आपकी तरह है, ह्यूमन बॉडी है। आप ये सोचो कि क्या मैं आपको बीच में से काट दूं, 2 पार्ट में डिवाइड कर दूं, तो क्या आपका एग्जिस्टेंस हो पाएगा क्या बेटा, नहीं हो सकता। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर हमारा हाथ काट दो, एग्जिस्टेंस हो जाएगा। हाथ की बात नहीं कर रहा हूँ बेटा, बात कर रहा हूँ कि बीच में से शरीर के, आपके बॉडी के 2 पार्ट कर दूं, क्या एग्जिस्टेंस हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। वैसे ही चार्ज का भी एग्जिस्टेंस नहीं हो सकता, आधा चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता। क्वांटाइजेशन का मतलब वही है, क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की बेटा क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और यहाँ से न्यूमेरिकल भी फ्रेम हो जाता है और बेसिक क्वेश्चन भी यहाँ से फ्रेम होता है। तो क्वांटाइजेशन का मतलब होता क्या है बेटा, क्वांटाइजेशन का मतलब होता है, हम इस तरह से समझते हैं, ये आपकी तरह है, ह्यूमन बॉडी है।
आप ये सोचो कि क्या मैं आपको बीच में से काट दूं, दो पार्ट में डिवाइड कर दूं, तो क्या आपका एग्जिस्टेंस हो पाएगा क्या बेटा? नहीं हो सकता। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर हमारा हाथ काट दो, एग्जिस्टेंस हो जाएगा। हाथ की बात नहीं कर रहा हूँ बेटा, बात कर रहा हूँ कि बीच में से शरीर के, आपके बॉडी के दो पार्ट कर दूं, क्या एग्जिस्टेंस हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। वैसे ही चार्ज का भी एग्जिस्टेंस नहीं हो सकता, आधा चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता। क्वांटाइजेशन का मतलब वही है, कहने का मतलब ये है कि अगर चार्ज है तो पूरा चार्ज एग्जिस्ट करेगा। चार्ज अगर एग्जिस्ट करेगा तो पूरा चार्ज, मतलब एक चार्ज एग्जिस्ट करेगा, दो करेगा, 10 करेगा, 20 करेगा, 1000 करेगा, 1 लाख करेगा, 2 करोड़ करेगा, 50 करोड़ करेगा। जितने आपके पास पैसे हैं उतना चार्ज एग्जिस्ट करेगा। लेकिन आधा चार्ज कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता, कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता। इस बात का ध्यान रखेंगे और उसी को हम क्या बोलते हैं? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। डेफिनेशन क्या बनेगी बेटा इसकी डेफिनेशन बनेगी टोटल चार्ज एग्जिस्ट इन द यूनिवर्स इज ऑलवेज इन द मल्टीपल ऑफ डेफिनेट इंटीजर। यहां लिख देते हैं छोटे फॉर्म में डेफिनेशन, टोटल चार्ज in the universe is always in the multiple of definite integer। अब इंटीजर क्या है बेटा? इंटीजर है आपके 1 2 3 -1 -5 ये आपके। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE। इसमें बेसिक क्वेश्चन करते हैं, जल्दी से फटाफट देखेंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताना है आपको 1 कूलम के चार्ज में। तो क्या बनेगा क्वेश्चन हमारा? 1 कूलम के चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो फॉर्मूला क्या है? Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE। चार्ज कितना है बेटा? 1 कूलम। नंबर ऑफ निकालना है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज मालूम है ना आपको? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.96 इंटू 10 की पावर माइनस 19। थोड़ा सा आगे पहुंचाएंगे बेटा इसे, है ना? और देखते हैं कितनी वैल्यू आएगी। तो 1 अपॉन, इस वैल्यू को नीचे लाओ, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। ठीक है, मुझे पता है आप लोग बहुत अच्छा मैथ्स करते हो बेटा, सॉल्व कर लोगे इसको। आंसर आएगा आपका 6.24 इंटू 10 रेज़ टू पावर 18। नंबर याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में आता है परीक्षा में। 1 कूलम के चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6.24 इंटू 10 रेज़ टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं 1 कूलम के चार्ज में। तो ये तो हुई चार्ज तक की बात बेटा। यहां तक हमने किसकी बात कर ली? चार्ज की बात कर ली। अब चार्ज से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा आगे चलते हैं और कहां पहुंचते हैं? करंट पे। क्योंकि चार्ज से ही कौन बना? चार्ज से बना करंट। अब चार्ज अगर रुका हुआ है तो उसे क्या बोलेंगे? स्टैटिक चार्ज। चार्ज अगर रुका हुआ है तो वो क्या है? स्टैटिक कंडीशन में, और उसे अपन क्या बोलेंगे? स्टैटिक चार्ज कहेंगे। लेकिन अगर चार्ज फ्लो करेगा, मूव करेगा, देखो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं चार्ज सर चल रहा है, तो चार्ज के कोई हाथ पैर नहीं होते बेटा कि वो चल के जाएगा कहीं पर, नहीं। वो क्या करता है? स्किड करता है, ड्रिफ्टिंग बोलते हैं जिसे। क्या करता है वो? ड्रिफ्ट करता है, स्किड करता है, मूव करता है, फिसलते हुए जाता है इस तरह से। ऐसे कोई चल के नहीं जाएगा कि वो ये चल के चला गया एक जगह से दूसरी जगह, है ना? कैसे करेगा? स्किड करते हुए, ड्रिफ्टिंग करता हुआ जाएगा। तो जब चार्ज फ्लो होता है, मतलब आपका ड्रिफ्ट करता है, फ्लो होता है, तो उस समय पर टाइम के रिस्पेक्ट में जितना चार्ज फ्लो होता है उसे अपन बोलते हैं करंट। मतलब I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन, या फिर अपन यूं कहें रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। सर करंट, चार्ज का फ्लो होना टाइम के रिस्पेक्ट इज कॉल्ड करंट। इसकी यूनिट होगी एम्पेयर। क्या है इसकी यूनिट? यूनिट इज एम्पेयर। चार्ज की यूनिट क्या है बेटा? एम्पेयर। ठीक है, एक बात याद कर लो आप, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ऑब्जेक्टिव में भी, कि करंट की डायरेक्शन क्या होती है। सर याद करो, रट्टा मारो, जो करना है वो करो। करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन का विरोधी है। इलेक्ट्रॉन से लड़ाई है उसकी भयंकर वाली, समझ गए? जैसे कि तुम्हारे दुश्मन से तुम्हारी लड़ाई है ना, उस तरीके से। करंट इज ऑलवेज फ्लो इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। करंट हमेशा वहां जाएगा जहां से इलेक्ट्रॉन आएगा, उसका विरोध करेगा, अपोज करेगा। समझ गए? याद करना है। आगे बढ़ेंगे सर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सर ध्यान से देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, काम में आएगा, बार बार नहीं बताऊंगा। क्या है? मान लीजिए कि ये आपके पास एक चार्ज, ये क्या है बेटा? एक चार्ज, और इस चार्ज को मैंने क्या नाम दिया? क्यू। क्या है ये? क्यू चार्ज। और इस चार्ज से बहुत दूर कहीं पर, जहां तक आप नहीं पहुंच सकते, वहां पर एक दूसरा चार्ज रखा हुआ, उसको नाम क्या दिया मैंने? क्यू नॉट। बहुत दूर पर कहीं पर एक चार्ज रखा हुआ है क्यू नॉट, और ये दूसरा चार्ज है हमारे पास क्यू। तो ये जो क्यू नॉट चार्ज है इसको मैं यूनिट चार्ज कहूंगा। क्या कहूंगा? यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इस चार्ज को मैं लेकर, देखो बहुत दूर मतलब कहां पे? इनफाइनाइट पर। कहां पे?
इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट से इस चार्ज को मैं उठा करके लेकर के आऊंगा यहां पर। तो सर इस चार्ज को उठा के लाना है मुझे, तो मुझे कुछ काम करना पड़ेगा। कोई भी चीज को उठा के लाएंगे तो काम तो करना पड़ता है। तो इस चार्ज को अगर मैं उठा करके लाऊंगा यहां तक, तो मैंने जो काम किया, जो वर्क मैंने किया है, दैट वर्क इज नॉन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। उसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? मीजर एज द वर्क डन। क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज टू मूव ए पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट और इंफिनिटी। सर कुल मिला के इनफाइनाइट पे एक चार्ज है, इसको उठा के लाना है, ये लो। अब इसको लेके आए तो काम करना पड़ा ना, तो जो काम करना पड़ा वो पोटेंशियल। पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है V। V बराबर W बाय किस चार्ज को लेकर के आए? Q नॉट चार्ज को लेकर के आए, इसलिए फॉर्मूला होगा V इज इक्वल टू W बाय Q नॉट। और इसकी यूनिट अगर लिखेंगे तो यूनिट क्या होगी बेटा? यूनिट होगी, वर्क की यूनिट होती है जूल और चार्ज की यूनिट होती है बेटा कूलम। और जूल पर कूलम को कहते हैं क्या बेटा? वोल्ट। क्या कहा जाता है? तो याद रखेंगे चार्ज को, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू पर्टिकुलर डिस्टेंस इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ओके। ये हो गया क्या आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आगे बढ़ेंगे सर। सबसे इंपॉर्टेंट अगर कुछ है तो अब जो स्क्रीन पे दिख रहा है वो, ये तो परीक्षा में आएगा भैया, और इसको ध्यान से पढ़ लो। नहीं पढ़ते बने तो याद कर लो, नहीं याद करते बने तो समझ लो, जो करते बने वो कर लो, लेकिन ऐसा कर लो कि परीक्षा में इसे करके आ जाओ। तो नाम क्या है इसका? नाम, जो नाम लेने से सारे पाप धुल जाते हैं। क्या है नाम? ओम। ओम्स लॉ। ये वो वाला ओम नहीं है जो भगवान का नाम है ना, दूसरे ओम भैया है ये। ठीक है, तो ओम्स लॉ की हम बात कर रहे हैं। क्या है ओम्स हमारा? ओम्स लॉ। ओम्स जी का कहना ऐसा था बेटा कि, क्या कहना था ओम जी का? कि अगर किसी कंडक्टर के, ये मान लीजिए ये कंडक्टर है, इसको आप रेजिस्टेंस बोल लो, कंडक्टर बोल लो, कुछ भी बोल लो, ये रहा आपका, क्योंकि सारे कंडक्टर अपने आप में रेजिस्टेंस होते हैं। ठीक है, सारे कंडक्टर क्या होते हैं? अपने आप में रेजिस्टेंस होते हैं। कोई बच्चे मेरे से पूछेगा सर रेजिस्टेंस अलग बात है, कंडक्टर अलग। सही बात है, रेजिस्टेंस कंडक्टर दोनों अलग अलग बात है, लेकिन सारे कंडक्टर रेजिस्टेंस। अब आयरन को ले लो, आयरन लोहा है ना, लोहा भी क्या है? आयरन क्या है? कंडक्टर है, लेकिन उसका भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। चलिए छोड़ो, कभी और कभी बात करेंगे, आज तो अभी इसकी बात करते हैं सर। तो ओम जी का कहना ये था, कि जैसे जैसे आप पोटेंशियल बढ़ाओगे वैसे वैसे आपका करंट भी बढ़ेगा। कहने का मतलब करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। सर करंट, ये रहा करंट आई बेचारा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अकेला कुछ नहीं कर सकता है। सब कुछ किस पे डिपेंड करेगा? इस बैटरी के ऊपर। जैसे जैसे बैटरी बढ़ाओगे, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाओगे, वैसे वैसे क्या बढ़ेगा? करंट बढ़ेगा। सर क्या बोला ओम जी ने? कि द करंट फ्लोज इन ए कंडक्टर इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड ऑफ द कंडक्टर। इन दोनों कंडक्टर के दोनों एंड पे जो पोटेंशियल है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा क्या? करंट। समझ में बेटा बात? ऐसे समझो ऐसे, यहाँ पे देखो, इधर देखो, इसे समझो कि मैंने एक बैटरी लेके आया बाजार से, मम्मी से 20 रुपये लिए और 20 रुपये की एक बैटरी लेके आया, 2 वोल्ट की बैटरी आई। अब ये 2 वोल्ट की बैटरी आई, इसके साथ एक बल्ब लगा दिया मैंने एलईडी। ठीक है, फिर मेरे भाई भी रोने लग गया। वो मेरे भाई ने, मम्मी ने उसको 10 रुपये दिए तो वोल्ट की बैटरी लेके आया। क्या किया उसने? 1 वोल्ट की बैटरी लेके आया। 10 रुपये में 1 वोल्ट की बैटरी आई। तो अब 1 वोल्ट की बैटरी को जब वोल्टेज हमने बल्ब से कनेक्ट किया, किससे कनेक्ट किया बेटा? बल्ब से जब हमने कनेक्ट किया तो बल्ब तो ग्लो हुआ, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं हो पाया। ऐसा नहीं है कि मेरे छोटे भाई ने जलाया इसलिए कम हुआ, ऐसा नहीं है, क्योंकि उसका वोल्टेज कम था। वोल्टेज कम था तो करंट भी कम गया। करंट कम गया तो ये इसने ग्लो भी क्या हुआ? ये कम हुआ। लेकिन मैंने जलाया तो ज़्यादा हो गया, मेरे से प्रसन्न था ये बल्ब, ऐसा नहीं है। मेरा वोल्टेज, मेरे बैटरी का वोल्टेज क्या था? ज़्यादा था। तो ज़्यादा वोल्टेज है तो करंट भी ज़्यादा, तो ये जो बल्ब की ब्राइटनेस भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। कुल मिला के करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। इतनी सी बात कही। ओम जी का एक कहना और था। ओम जी का कहना यह था कि ये सब कुछ काम तब करेगा जब आपकी फिजिकल कंडीशन सेम रहेगी बेटा। सर ये क्या नई कहानी ला दी? अरे फिजिकल कंडीशन सेम होने का मतलब ये है कि आपका ये जो रजिस्टर है ना, ये एक जैसा होना चाहिए, बराबर सेम। ऐसा नहीं कि यहाँ से पतला हो मोटा होगा और यहाँ जाके पतला होगा, नहीं, सेम बराबर एक जैसा यूनिफॉर्म होना चाहिए। रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए बेटा? यूनिफॉर्म। फिजिकल कंडीशन शुड बी सेम, अनचेंज होनी चाहिए, तभी ओम्स लॉ काम करेगा प्रॉपर तरीके से। चलिए इक्वेशन पे आते हैं। वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल इज प्रोपोर्शनल टू आई। इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए लगाते हैं क्या? कांस्टेंट। उस कांस्टेंट की वैल्यू क्या है बेटा? आर।
इस आर को क्या कहा गया? रेजिस्टेंस। अब आई है सही चीज भाई, ये रेजिस्टेंस तुम्हारी 10वीं कक्षा में बहुत आएगा बार बार, अभी भी आ रहा है परीक्षा में रेजिस्टेंस तुम्हारे। तो ये क्या है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस होता क्या है? रेजिस्टेंस क्या चीज़ है? आते हैं अगले टॉपिक, अगले स्लाइड पे आएंगे, है ना। तो पहले तो अपन ये देख लेते हैं ओम्स लॉ का, ये हो गया पूरा ओम्स लॉ। और ओम्स लॉ का ग्राफ देखो जरा फटाफट, क्या कि वोल्टेज बढ़ाएंगे तो क्या बढ़ेगा? करंट। तो ग्राफ कैसा बनता है इसका? लीनियर। सर लिखने आएगा ना परीक्षा में तो पूरा लिख के आना ग्राफ के साथ, तब नंबर देगा एग्जामिनर, तो बोल देगा ये भाई नंबर नहीं मिलेंगे। तो V इज इक्वल टू कितना हुआ सर फॉर्मूला? IR। I इज इक्वल टू कितना हुआ? VR। R इज इक्वल टू कितना हुआ? V अपॉन I। ये 3 फॉर्मूले बना लो आप, आपकी मर्जी से बना सकते हो, यहाँ से भी बना सकते हो। तो ओम्स लॉ को याद करो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ओम्स लॉ बेटा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। चलिए अगले टॉपिक पे आएंगे फटाफट जल्दी से। अगला टॉपिक क्या है हमारा? रेजिस्टेंस। ये दिख रहा है ना आपको नीले कलर के कलाकार फुलझड़ी की तरह, ये क्या है? रेजिस्टेंस है। अब रेजिस्टेंस होता क्या है? रेजिस्टेंस वो होता है जो तुम प्रोड्यूस करते हो टीचर को, क्लास में रहता है ना टीचर विचार आता है पढ़ाने के लिए, बोले जा रहे हो उसको पढ़ा नहीं दे रहे हो, तो उसको पढ़ाने में क्या प्रोड्यूस कर रहे हो तुम? रेजिस्टेंस प्रोड्यूस कर रहे हो, जो तुम करते हो ना, यही रेजिस्टेंस है। तो वही रेजिस्टेंस क्या है? करंट। करंट को फ्लो होने में कौन करता है? कंडक्टर, रजिस्टर। तो कोई भी मटेरियल जो करंट को फ्लो होने में परेशानी पैदा करता है, ऑब्स्टेकल देता है, वो ये करंट जा रहा है तो क्या करेगा? रजिस्टर मना करेगा, यहाँ से मत जाओ, यहाँ से मत जाओ, उसे अपन क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं। द ऑब्स्टेकल इन द फ्लो ऑफ करंट, द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द कंडक्टर इन द फ्लो ऑफ करंट, परेशानी जो आ रही है वो करंट, तो वो सब कुछ क्या है आपका? रेजिस्टेंस है सर, उसे अपन क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस का सिंबल है सर, ऐसे है ना, जिग बना दिया, ये देखो ये जिग, यही क्या है? रेजिस्टेंस। मैंने लिख दिया अपोजिट द फ्लो ऑफ करंट। चलो आगे बढ़ेंगे सर। फैक्टर्स ऐसे कौन कौन से हैं जो करंट को, रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस साल की परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, कोई बदल नहीं सकता इस बात को, आना ही है। नहीं आया तो अगले साल आएगा, चिंता की कोई बात नहीं है, समझ गए? आना ही है उसको 2026 में। तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। लेंथ बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, एरिया बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा बेटा? कम। इन दोनों को कंबाइन करेंगे, फॉर्मूला बनेगा R इज इक्वल टू रो एल बाय। ये रो क्या है सर? रो क्या चीज़ है सर? रो एक ग्रीक लेटर है, क्या है? हाँ, और इसको कांस्टेंट कहते हैं, क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और इसका नाम क्या है? रेजिस्टिविटी। क्या नाम है इसका? रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आ गया, क्या है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला? R इज इक्वल टू रो एल बाय ए। R इज इक्वल टू रो एल बाय ए। सर एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं ना, एग्जाम में आता रहता है, सर दो रेजिस्टेंस बने R1 R2, देख के क्या समझ में आ रहा है? दोनों की लेंथ क्या है? करेक्ट, बराबर है, दोनों की लेंथ क्या है? बराबर। सर एरिया अलग अलग है ना, नीचे वाले का एरिया ज्यादा है, ऊपर वाले का एरिया कम है, नीचे वाला मोटा है, ऊपर वाला पतला है। सर जिसका एरिया ज्यादा उसका रेजिस्टेंस क्या होगा सर? कम होगा ना। जिसका एरिया ज्यादा उसका रेजिस्टेंस कम। तो एरिया किसका ज्यादा? नीचे वाले का एरिया ज्यादा, इसलिए इसका रेजिस्टेंस कम, ऊपर वाले का रेजिस्टेंस कौन सा बड़ा है बताओ जल्दी? R1 इज ग्रेटर देन R2। उसके अपोजिट नीचे वाला। सर दोनों का एरिया सेम कर दिया, लेंथ बढ़ा दी, एक की ज्यादा लेंथ एक की कम है, बताओ बड़ा वाला लेंथ वाला रेजिस्टेंस ज्यादा कि छोटी लेंथ वाला रेजिस्टेंस ज्यादा? सर लेंथ ज्यादा तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा। कौन सा रेजिस्टेंस ज्यादा? R1 इज ग्रेटर देन R2। ठीक है बेटा, तो ये हुए क्या? रेजिस्टेंस की बात। अब बात करेंगे अपन कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ से न्यूमेरिकल फ्रेम होता है एग्जाम में, और एक अच्छा खासा बड़ा न्यूमेरिकल हैवी मार्क्स का आपको देखने को मिलेगा आपके बोर्ड पेपर के दिन, तो ध्यान से देखेंगे रेजिस्टेंस को, है ना। तो बेसिकली रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन दो तरह के होते हैं, देयर आर टू कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन और एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है पहले हम ये बात करेंगे। जब दो या दो से ज़्यादा रेजिस्टेंस, सिंपल सी बात करेंगे, दो या दो से ज़्यादा रेजिस्टेंस अगर एक ही वायर से जुड़े रहते हैं, किससे जुड़े रहते हैं बेटा? एक सिंगल वायर से जुड़े रहते हैं, तो उस कॉम्बिनेशन को अपन क्या कहेंगे? रेजिस्टेंस। या फिर मैं ऐसा कहूँ कि वो रेजिस्टेंसेस 2, 3, 4, 5 कितने भी रेजिस्टेंस, अगर उन सभी रेजिस्टेंस से करंट सेम जा रहा है, सेम करंट फ्लो हो रहा है ना, तो उसे अपन क्या कहेंगे? सीरीज कॉम्बिनेशन। ये तो हुई टेक्निकल भाषा में बात। अब सर समझ में कैसे आएगा? मैं ये कह रहा हूँ कि चलना शुरू कर दो रेजिस्टेंस के ऊपर, चलते समय रेजिस्टेंस रास्ता नहीं बदलेगा, दो रास्ते नहीं मिलेंगे, तो सब सीरीज कॉम्बिनेशन है, जैसे कि बोर्ड पे लगा हुआ है। फॉर एग्जांपल यहाँ से देखा मैंने,
कहाँ से देखा मैंने, यहाँ से देखा, इस तरह से करंट यहाँ से गया, फ्लो होकर हमने यहाँ से चलना शुरू किया, इस ए वाले पॉइंट से कहाँ तक जाना शुरू किया बेटा, बी वाले पॉइंट तक जाना शुरू किया। और ए वाले पॉइंट से अगर बी वाले पॉइंट तक जा रहे हैं तो देखो यहाँ से ये आई करंट चला, तो ये आई करंट इसके पास आया, आई करंट इसके पास आया, आई करंट ही इसके पास आया और आई करंट घूम के यहाँ से आ गया। तीनों रेजिस्टेंस पे कैसा करंट है, सेम करंट, तो इसे कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज का एक और एग्जाम्पल हम बनाते हैं ना दीपावली और दशहरे पे बेटा, जो सीरीज लगाते हैं घर में, बल्ब लगाते हैं जो, तो वो सब क्या है, सीरीज क्यों बोलते हैं उनको, क्योंकि उनमें जो कॉम्बिनेशन है वो क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन है। आपने ऑब्जर्व भी किया होगा कि एक बल्ब अगर उनका शॉर्ट होता है, फ्यूज होता है, तो वो पूरी सीरीज आपकी खराब हो जाती है। क्यों, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन। अब मान लीजिए ये बल्ब आपका खराब हो गया, तो यहाँ से करंट आगे जाएगा क्या, इस पॉइंट से करंट आगे जाएगा ही नहीं। अब करंट नहीं जाएगा आगे तो आपका खराब होगी पूरी सीरीज, है ना। चलिए ठीक है, ओवरऑल रेजिस्टेंस निकालने को देखते हैं कैसे निकलेगा। तो हमने ओम्स लॉ अप्लाई किया बेटा, ओम्स लॉ का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू आई आर। अगर हम R1 वाले रेजिस्टेंस पे देखें कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ, तो टोटल वोल्टेज हमने कितना दिया इसको, टोटल पोटेंशियल हमने बैटरी लगाई V वोल्ट की, और ये V वोल्ट की बैटरी 3 जगह पे वोल्टेज ड्रॉप कराएगी, पहले रेजिस्टेंस R1 पे, R2 पे और R3 पे। तो R1 पे जो रेजिस्टेंस ड्रॉप हुआ उसको मैंने V1 नाम दिया, ओम्स लॉ की मदद से बोला V1 इज इक्वल टू आई R1, V1 इज इक्वल टू आई R1। और R2 वाले रेजिस्टेंस पे जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ उसको मैंने बोला V2 इज इक्वल टू आई R2। सिमिलरली R3 वाले पे जो ड्रॉप हुआ उसको क्या बोला मैंने, V3 इज इक्वल टू आई R3। टोटल वोल्टेज कितना ड्रॉप हुआ बेटा, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो V इज इक्वल टू कितना होता है बेटा, ओम्स लॉ भी जस्ट हमने बात की, V1 की वैल्यू आई R1 हमने यहाँ से पुट की, V2 की वैल्यू आई R2 यहाँ से पुट की, और V3 की वैल्यू हमने आई R3 यहाँ से पुट की इस इक्वेशन में। अब ध्यान से देखेंगे तो हमें है ना कॉमन दिख रहा है, क्या कॉमन दिख रहा है बेटा, आई यहाँ से क्या दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है, और हमने आई यहाँ से क्या करा, कॉमन निकाला, यहाँ पे निकाल दिया आई, तो आई से आई कैंसिल हो गया। अब ध्यान से देखा जाए तो आर की जो वैल्यू आ गई इसको कहा जाता है आर इक्विवेलेंट, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, या फिर ओवरऑल रेजिस्टेंस, या पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस, या टोटल रेजिस्टेंस, कुछ भी कह सकते हैं। कितनी वैल्यू आ गई, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो हमें एक सीधी सिंपल सी बात समझ में आ गई है कि अगर रेजिस्टेंसेस सीरीज में कनेक्टेड हैं और उनको ओवरऑल रेजिस्टेंस निकालना है तो सबको क्या कर दो, जोड़ दो। अगर 5 रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हैं तो सबको जोड़ दो, 10 लगे हैं तो सबको जोड़ दो, 50 लगे हैं तो सबको जोड़ दो, 100 लगे हैं तो भी सबको जोड़ दो। ठीक है बेटा, ये हो गया फॉर्मूला। अब नई बात समझने की है क्या, कि अगर हमारे पास इफ 2 रेजिस्टेंसेस आर इक्वल, अगर 2 रेजिस्टेंस इक्वल कनेक्ट है, या 3 रेजिस्टेंस इक्वल कनेक्ट है, या 4 रेजिस्टेंस इक्वल कनेक्ट है, तो क्या होने वाला है। सर 2 रेजिस्टेंस कनेक्ट है इक्वल, R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R, तो ओवरऑल रेजिस्टेंस कितना आएगा, R इक्विवेलेंट कितना आएगा बेटा, R इक्विवेलेंट आएगा R1 प्लस R2। तो R1 भी R है, R2 भी R है, ओवरऑल रेजिस्टेंस कितना हो गया, 2R। अब बताओ 3 रेजिस्टेंस का कितना होगा, 3R, 4 रेजिस्टेंस का 4R, 5 रेजिस्टेंस का 5R, 100 रेजिस्टेंस का 100R। और अगर n रेजिस्टेंस है, n रेजिस्टेंस का अगर हम निकालना चाहेंगे तो आंसर आएगा आपका R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू NR, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू NR। तो मुझे आप लोग बताओगे कमेंट करके कि अगर मैंने 5 ओम के 50 रेजिस्टेंस लगा दिए सीरीज में, 5 ओम के 50 रेजिस्टेंस सीरीज में लगाए हैं तो ओवरऑल रेजिस्टेंस कितना आएगा। फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे, 5 ओम के कितने रेजिस्टेंस लगाए, 50 रेजिस्टेंस लगाए, कैसे लगाए, सीरीज में, तो ओवरऑल रेजिस्टेंस आपको बताना है बेटा। ठीक है, तो ये दो ही बात किसकी, सीरीज कॉम्बिनेशन की। इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स करेंगे हम, अभी न्यूमेरिकल्स करेंगे अगले वीडियो में, अभी सिर्फ इसकी थ्योरी और इसके डेरिवेटिव पार्ट देख रहे हैं, है ना। अब दूसरा पार्ट क्या है हमारा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या है हमारा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है बेटा, जैसे कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम रहता है, वैसे ही पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या सेम रहता है, वोल्टेज या फिर पोटेंशियल सेम रहता है। मैं ये कहूँ कि मेरे पास 2 या 2 से ज़्यादा रेजिस्टेंस है, हालांकि मैंने यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस लिए, 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं ना। तो 2 रेजिस्टेंस हैं और दोनों रेजिस्टेंस को मैंने कुछ इस तरह से जोड़ दिया है, इस तरह से कनेक्ट किया है कि हर एक रेजिस्टेंस पर वोल्टेज क्या आएगा, पोटेंशियल क्या आएगा, सेम आएगा। तो उस कॉम्बिनेशन को कहा जाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। याद है पैरेलल कॉम्बिनेशन के हैं। और ये बात भी आप याद कर लो कि हमारे घरों में जो कॉम्बिनेशन रहता है, जहाँ पे आप रहते हो, आपके घरों में जो लगा था ना, मिक्सर लगा है, AC लगा है, फ्रिज, कूलर, टीवी, पंखा, ये सब जो कनेक्टेड है वो किससे कनेक्टेड है, ऑल आर कनेक्टेड इन पैरेलल फॉर्म। क्यों पैरेलल फॉर्म में कनेक्ट रहते हैं, क्योंकि पैरेलल फॉर्म में वोल्टेज सेम रहता है, पोटेंशियल सेम रहता है। अब मान लो कि अगर मैं सीरीज में कनेक्ट कर दूं, आपका पंखा, टीवी, कूलर सीरीज में जोड़ दिया, पता लगा आपका कूलर की मोटर खराब हो गई,
तो कूलर से करंट आगे जाएगा ही नहीं, पंखा भी नहीं चलेगा, फ्रिज भी नहीं चलेगा, सारा काम बेकार। इसलिए कैसे जोड़ा जाता है इनको? पैरेलल में। तो वो कॉम्बिनेशन जिसमें वोल्टेज पोटेंशियल आपका सेम रहता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखेंगे यहाँ पे दो रेजिस्टेंस है बेटा, एक R1 है और एक R2। दोनों कैसे कनेक्टेड है बेटा? पैरेलल में कनेक्टेड है। पैरेलल का मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया कि वोल्टेज क्या रहता है बेटा? सेम रहता है। तो ये V और V दोनों का वोल्टेज सेम। ओम्स लॉ बोलता है सर V इज इक्वल टू IR, I इज इक्वल टू V अपॉन R, I इज इक्वल टू V अपॉन R। सर करंट कितना लिया मैंने? I करंट लिया, यहां तक आया। I करंट दो पार्ट में डिवाइड हुआ, I1 और I2। सर याद रखेंगे, एक ट्रिक याद कर लो। चलो अच्छा, आप क्या याद रखोगे? PVSI, PVSI इसको याद कर लो, PVSI। छोटी सी बात है। PV मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम रहता है और सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम रहता है। सीधी बात, PVSI पैरेलल में वोल्टेज, सीरीज में करंट, सिंपल सी बात है ना। तो क्या था ये? पैरेलल था। पैरेलल में था तो वोल्टेज आपका क्या हुआ? सेम हो गया। सर कितना करंट गया I1 के पास? V बाय R1। R2 के अपॉन R2 कितना आया? I2 इज इक्वल टू V अपॉन R2। टोटल करंट कितना फ्लो हुआ सर? I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। टोटल करंट आ गया। I का फॉर्मूला फर्स्ट इक्वेशन डाला, V अपॉन R। I1 की वैल्यू डाली बेटा, V अपॉन R1। I2 की वैल्यू डाली बेटा, V अपॉन R2। सर V को कॉमन निकाला, V से V कैंसिल, आपके पास ओवरऑल रेजिस्टेंस निकल के आ गया। कितना आया सर? याद करेंगे फॉर्मूला, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। अगर 3 रेजिस्टेंस होते तो क्या होता? तीसरा भी जुड़ जाता, 1/R3। 4 होते तो 1/R4, जुड़ता हुआ चला जाता। तो सीरीज में डायरेक्ट जुड़ते थे, R1 प्लस R2 प्लस R3। पैरेलल में इसका उल्टा, सिंपल सी बात, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अच्छा, समस्या क्या जाती है? बहुत सारे बच्चों को इसको सॉल्व करने में दिक्कत जाती है। तो हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करके आप फॉर्मूला याद करेंगे बेटा। कैसे याद करेंगे? दोनों का एलसीएम लो, R1 प्लस R2 आया, दोनों का मल्टीप्लाई नीचे। एलसीएम कैसे लेते हैं? इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर, दोनों का मल्टीप्लाई नीचे लिख दिया। रेसिप्रोकल कर दिया, 1/R को R लिखा तो ये भी उल्टा हो गया, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो सर याद रखेंगे क्या कि अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हैं तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करो सर, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। झंझट में मत पड़ो ये वाले फॉर्मूले के, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। अब सुनो, अगर रेजिस्टेंस इक्वल है, जैसे कि सीरीज में थे इक्वल, तो सीरीज में इक्वल थे तो क्या हुआ था? उस रेजिस्टेंस का मल्टीप्लाई हो गया था। दो रेजिस्टेंस लगे थे सीरीज में तो क्या हुआ? 2 से मल्टीप्लाई। 3 रेजिस्टेंस थे, 3 से मल्टीप्लाई। 4 थे, 4 से मल्टीप्लाई। और अगर पैरेलल में तो क्या होगा? देखो, R1 की वैल्यू भी R है, R2 की वैल्यू भी R है, पुट कर दिया हमने। R1 की वैल्यू R, R2 की वैल्यू R, R इंटू R, R प्लस R। तो सर कितना हुआ? R इंटू R, R स्क्वायर, R प्लस R, 2R। कैंसिल कैंसिल, कितना आया? R बाय 2। दो रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में कनेक्टेड हैं, दोनों की वैल्यू इक्वल है, तो उनका रेजिस्टेंस हाफ हो जाता है बेटा। क्या होता है? हाफ। ये भी एडवांटेज है। क्या एडवांटेज बताओ? कि अगर हमारे पास एक पंखा है, दो पंखा है, 3 पंखे हैं, 3 फैंस हैं हमारे पास, तीनों को हमने कैसे जोड़ दिया? पैरेलल में जोड़ दिया, तो उनका ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा सर? R बाय 3। जहां पे R लग रहा था वहां पे कितना लगेगा? R बाय 3, मतलब रेजिस्टेंस कम। रेजिस्टेंस कम तो करंट ज्यादा। तो ये फायदा हो गया, फैन हमारा और तेज चलेगा। इसीलिए हम घरों में कैसा कॉम्बिनेशन रखते हैं बेटा? पैरेलल कॉम्बिनेशन रखते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं रखते हैं। समझ गए बात को? तो ये क्या हो गया आपका? पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन इज मोर एडवांटेजियस देन सीरीज, दैट्स व्हाई पैरेलल कॉम्बिनेशन इज यूज्ड इन आवर डेली रूटीन। आगे बढ़ेंगे बेटा, लास्ट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का, वो क्या है? पावर, है ना। पावर पढ़ेंगे, फिर न्यूमेरिकल्स पे जाएंगे हम लोग। पावर का काम क्या है बेटा? पावर इज व्हाट रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। सर अभी हमने कहते ना, वर्क क्या था? वर्क, चार्ज को उठा के लाने वाला जो वर्क था उसको पोटेंशियल नाम दिया। चार्ज को उठा के लाए कहीं से, दूर इनफाइनाइट पे था, उसको लेकर के आए तो वो क्या था? पोटेंशियल था। ठीक है, ओके, पोटेंशियल हो गया। लेकिन हम जो काम कर रहे हैं वो किस रेट से कर रहे हैं? सर समझो ना, ऐसे कैसे है कि कोई भी व्यक्ति कोई काम कर रहा है, एक ही काम कर रहा है ना। मान लो कि सीढ़ी चढ़ रहा है, सीढ़ी चढ़ के जा रहा है ऊपर, वो कोई व्यक्ति 1 मिनट में जाएगा, कोई व्यक्ति आधे मिनट में जाएगा। तो जो कम टाइम में जाएगा, आधे मिनट में जाएगा, मतलब उसकी पावर क्या है? ज़्यादा है। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क, आप काम तो कर रहे हो लेकिन किस रेट से कर रहे हो? तो जिस रेट से आप आपका वर्क डन करते हो ना, वही क्या है? आपकी पावर। तो वो मैकेनिकल पावर थी, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पावर की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रिकल पावर इज नॉन एज वर्क अपॉन टाइम। इलेक्ट्रिकल पावर इज नॉन एज वर्क अपॉन टाइम। सर अभी तो पढ़ा थोड़ी देर पहले अपन ने, वर्क बराबर V इंटू क्यू, पोटेंशियल इज इक्वल टू W अपॉन क्यू और वर्क इज इक्वल टू V इंटू क्यू। ये वैल्यू उठा के हमने यहाँ पे डाली, तो पावर इज इक्वल टू वर्क का फॉर्मूला ये रहा। अब सर चार्ज अपॉन टाइम भी थोड़ी देर पहले मैंने पढ़ाया आपको। अभी क्या पढ़ाया? चार्ज अपॉन टाइम इज कॉल्ड करंट, फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। ये हो गया आपका क्या? करंट। तो पावर इज इक्वल टू VI।
एक फॉर्मूला हमारे पास आया, पावर इज इक्वल टू वी आई। विशेष तौर पे याद रखेंगे बेटा, पावर के 3 फॉर्मूले हैं, तीनों एग्जाम में पूछते हैं। वो पूछ लेते हैं पावर निकालो इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज, निकाल दी ना सर यूनिट क्या है पावर की? पावर की यूनिट होती है वॉट, ये थोड़ी छोटी यूनिट है वॉट। इससे बड़ी यूनिट क्या है? मेगावाट, 10 की पावर 6 वॉट होती है। और हॉर्स पावर भी एक यूनिट होती है, याद रखेंगे एग्जाम में पूछते हैं। तो 1 हॉर्स पावर, एचपी मतलब हॉर्स पावर, विच इज इक्वल टू 746 वॉट। चलिए इस कॉमर्शियल यूनिट पे भी आएंगे अपन। अब ओम्स लॉ मैंने फिर से लगाया सर, V इज इक्वल टू आई आर। तो सर पावर का फॉर्मूला कितना होता है? पावर का होता है V इंटू आई, लिख दिया। पावर की जगह पावर, बराबर की जगह बराबर, V की जगह पे आई आर पुट कर दिया, ये आई एज इट इज। तो आई इंटू आई किया तो कितना आया? आई स्क्वायर आर। मतलब हमारे पास एक नया फॉर्मूला बन के तैयार हो गया। क्या हो गया कि पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। पावर इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज एंड करंट, पावर इन टर्म्स ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस पूछते हैं सर अलग अलग टर्म्स में। सर एक और फॉर्मूला, I इज इक्वल टू V अपॉन आर हुआ। पावर का फॉर्मूला हमें पता है, P इज इक्वल टू वी आई होता है बेटा। और इसके बाद हमने क्या किया, ये वी आई की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। पावर की जगह पावर बराबर, V की जगह V, I की जगह पे V अपॉन आर। V इंटू वी, वी स्क्वायर अपॉन आर। पावर इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज एंड करंट। तो ये तो ही पावर और पावर के तीनों फॉर्मूले हैं। तो बेटा रेजिस्टेंस और पावर, इन दोनों टॉपिक से न्यूमेरिकल पक्का आने वाला है, ये तो गारंटी है मेरी आपको, ठीक है ना। तो उस पर अपन अलग से करेंगे, एक शीट तैयार करेंगे और उस शीट को लेके आएंगे और उन दोनों के ऊपर कम से कम 10 न्यूमेरिकल्स हम करेंगे। तो आसानी से आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सब तैयार हो जाएगा। एक बात और याद कर लेंगे बेटा, एसर्शन रीजन में पूछ सकता है ये क्वेश्चन, क्या कि 1 किलोवाट आवर क्या होता है ना। ये एमपी बोर्ड के एग्जाम में भी आता है बेटा, डायरेक्ट पूछ लेता है आपसे ऑब्जेक्टिव में, और सीबीएसई में एसर्शन रीजन में आएगा। 1 किलोवाट आवर इज ए कॉमर्शियल यूनिट। सर कॉमर्शियल यूनिट क्या है? अरे भाई कॉमर्शियल यूनिट क्या होती है बेटा? कॉमर्शियल यूनिट जो आप बिजली जलाते हो ना घर में, तो वो मीटर जो लगा रहता है, तो मीटर रीडिंग किसके हिसाब से निकालता है? कॉमर्शियल यूनिट के हिसाब से, किलोवाट आवर के हिसाब से निकालता है। तो 1 किलोवाट आवर को कन्वर्ट करेंगे सर नॉर्मल यूनिट में, तो किलोवाट का मतलब होता है 10 की पावर 3 वाट, और आवर का मतलब होता है 60 इंटू 60 सेकेंड। तो 10 की पावर 3 एज इट इज, 60 इंटू 60 कितना हुआ? 3600। सर 1 2 3, 3 के बाद पॉइंट लगाया तो 3.6 इंटू 10 की पावर 3, और 10 की पावर 3 मिलकर कितना हो गया? 10 की पावर 6। तो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 की पावर 6 वॉट जूल, है ना, 10 की पावर 6 जूल। तो ये है कॉमर्शियल यूनिट आपकी, ठीक है। तो ये था हमारा पावर। तो हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा इस पूरे लेक्चर में क्या पढ़ा हमने पढ़ा सबसे पहले चार्ज, हमने पढ़ा करंट, हमने पढ़ा पोटेंशियल, हमने पढ़ा आपका पावर, हमने पढ़ा रेजिस्टेंस के फैक्टर जो अफेक्ट कर रहे हैं उसको, हमने पढ़ा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो ये थोड़ा मोटा मोटा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से था, और जो भी इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप मुझे बताइए कमेंट्स में, उसके ऊपर अलग से एक शॉर्ट वीडियो बना के आपको दूंगा, तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी आपको मदद मिल जाएगी। थैंक यू बेटा।